What's up everyone? Welcome back to the channel. This is Recharge chapter number 9 और हमारे बचे हैं बस दो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। आइए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आज शाम को लाइव आ जाना 6 बजे। सारे के सारे सबका इंतजार रहेगा और शानदार तरीके से सब करा दूंगा, टेंशन फ्री होके आ जाना। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। अब बेटा इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसके अंदर दो शब्द जुड़ गए। मैनेजमेंट तो पहले से पढ़ के आ गए, फाइनेंस और जुड़ गया इसके अंदर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बच्चों हमें क्या करना होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें तीन चीजों के अच्छे से डिसीजंस लेने होते हैं। सबसे पहला एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, कि पैसा जब मैं प्रोक्योर करूं, अरेंज करूं तो बेस्ट सोर्स से आए। दूसरा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, यूटिलाइजेशन का मतलब जहां पे इन्वेस्ट करूं वहां से बेस्ट रिटर्न निकल के आए। और तीसरा है एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, कि जो आपने इन्वेस्ट किया वहां से पैसा कमाया तो जो सरप्लस आया उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना। तीनों का कॉम्बिनेशन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट बन जाता है बच्चों। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये मीनिंग हो गया। देन क्या क्या रोल रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? सबसे पहला देखो, जब आप ये सब अच्छे से करोगे तो प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स आ जाएंगे आपके पास रीजनेबल कॉस्ट पे आ जाएंगे। दूसरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, जहां पे इन्वेस्ट करोगे अच्छा हो जाएगा। तीसरा सेफ्टी बनी रहेगी, क्योंकि आप प्रॉपर्ली अरेंज करोगे, फिर इन्वेस्ट करोगे, जो पैसा आएगा उसको कुछ बांटोगे, कुछ री इन्वेस्ट करोगे, तो सेफ्टी रहती है बच्चों। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चों ऑब्जेक्टिव्स। ये जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो बेटा, मेन तो एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनका ज्यादा से ज्यादा अर्निंग पर शेयर बने। ठीक है, परफेक्ट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटा क्यों इंपॉर्टेंट होता है? वाई मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट बोलता है, अगर हम अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हमारे फिक्स एसेट्स कितने होने चाहिए, कितने साइज और किस कॉम्पोजिशन के होने चाहिए, कौन कौन सा एसेट मेरे पास होना चाहिए फिक्स्ड एसेट, ऐसे ही कितने करंट एसेट होने चाहिए, ऐसे ही कितने मेरे पास लॉन्ग टर्म फंड्स होने चाहिए, कितने मेरे पास शॉर्ट टर्म फंड्स होने चाहिए, यानी कि मैं जो पैसा रेज करूंगा कितना लॉन्ग टर्म सोर्सेज से करूं, कितना शॉर्ट टर्म सोर्सेज से करूं। इसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होंगे उसमें कितना डेट, कितना इक्विटी। देन जितनी भी आइटम्स हैं P&L में कैसे इंपैक्ट करती हैं, ये सब भी बच्चों हमको यहाँ पे देखना पड़ता है, राइट। तब हमारे पास आ रहे हैं तीन डिसीजंस बेटा। तीन डिसीजंस कौन कौन से हैं जो सबको, सारे फाइनेंशियल मैनेजर्स को लेने पड़ते हैं? सबसे पहला डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी पैसा कहां पे इन्वेस्ट करें। देन वी हैव फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा किस सोर्स से हमारे पास आएगा। देन वी हैव डिविडेंड डिसीजन, जब हम प्रॉफिट कमा लेंगे तो उस प्रॉफिट को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना अपने पास रखें, सेविंग करके रखें, कितना हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें शेयर होल्डर्स में, इसको हम डिविडेंड डिसीजन बोल देते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो इन्वेस्टमेंट बेटा दो तरीके से हो सकती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में यानी कि फिक्स एसेट्स में, और करंट एसेट्स में। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स में होती है ना बच्चों, उसको बोलते हैं हम कैपिटल बजटिंग, और जो शॉर्ट टर्म एसेट्स में होती है, करंट एसेट्स में होती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वर्किंग कैपिटल। अब बच्चों देखो क्यों इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन? क्योंकि ये हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इंपैक्ट करता है। भाई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, गलत जगह हो गया तो ग्रोथ कैसे होगी? दूसरा, काफी बड़ा अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्ट होता है। जब हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं, यानी जब हम लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसमें काफी बड़ा ह्यूज अमाउंट लगता है। गलत डिसीजन हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, रिस्क बहुत तगड़ा होता है, और इरिवर्सिबल डिसीजंस होती हैं। इन्वेस्टमेंट रोज रोज थोड़ी ना करनी है, इरिवर्सिबल है, एक बार कर ली, गलत हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट करते टाइम क्या क्या सोचूं? 4 फैक्टर है बच्चों हमारे पास: कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। सबसे पहले कैश फ्लो, आप चेक करो जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो क्या वहां से अच्छा कैश फ्लो आ रहा है। अगर अच्छा कैश फ्लो आ रहा है तो ही इन्वेस्ट करना है, नहीं तो नहीं करना। दूसरा, रेट ऑफ रिटर्न कितना है। आप सारे प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करो, फिर चेक करो किसमें हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है उसमें इन्वेस्ट करो। रिस्क बच्चों मॉडरेट रिस्क ले सकते हो, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब होता है कि आप सिर्फ ये मत देखो कि रिस्क कम है या रिटर्न है, आप चेक करो कि जिस प्रपोजल में आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्या उसकी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल होगी आपके पास, क्या लेबर भी होगी, क्या रॉ मटेरियल भी मिलेगा, सब कुछ आपके फेवर में होना चाहिए, तब इन्वेस्ट करो। ठीक है बच्चों। अब इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, तो सर पैसा कहां से आएगा? तो बेटा दो सोर्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन से? या तो हम डेट से लें या फिर हम इक्विटी से लें। अब ध्यान रखना मेरी जान, इक्विटी जो है वो कॉस्टली होता है और डेट जो है वो रिस्की होता है। तो डेट और इक्विटी में ज्यादा महंगा कौन सा होता है? इक्विटी। और ज्यादा रिस्की कौन सा होता है? कर्जा, क्योंकि कर्जा चुकाना तो एक फिक्स्ड है, जो चुकाना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते उससे। तो सर कैसे पता चलेगा कि डेट में जाऊं या इक्विटी में जाऊं? उसके लिए ये फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आप कॉस्ट चेक करो, इन दोनों में से जिसमें कम कॉस्ट आ रही है उसमें चले जाओ। फिर आप रिस्क चेक करो। अब देखो डेट लेने से ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क तो बढ़ता है, तो आप ये चेक करो कि क्या आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से इसमें से सेलेक्ट करो।
फिर फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों कॉस्ट ऑफ इशू, सिक्योरिटीज को इशू करते हैं तो कितना खर्चा आ रहा है, तो आप ये चेक कर लो कि फ्लोटेशन कॉस्ट जिसमें कम है उस सोर्स में चले जाना। देन कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। बच्चों देखो, अगर आप डेट में जाते हो तो आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट पे करनी ही पड़ती है, फिक्स इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, उससे भाग नहीं सकते। तो अगर आपके पास कैश फ्लो ही नहीं है, कैश ही नहीं है, तो फिर भाई कैसे पे करोगे, फंस जाओगे। अगर नहीं टाइम पे कर पाओगे तो कंपनी बिक जाएगी। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा कैश फ्लो होगा तो ही डेट में जाना है, नहीं तो नहीं जाना। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जो आपके बिजनेस के ऑलरेडी फिक्स्ड खर्चे हैं, कोई रेंट है, कोई फिक्स सैलरी है, कोई आप लोगों ने फिक्स चार्जेस बांधे हुए हैं, ऑलरेडी हाई फिक्स्ड कॉस्ट है आपके पास, तो फिर एक और क्यों बढ़ाते हो डेट लेके। अगर बहुत हाई है तो फिर डेट में मत जाना, ठीक है। कंट्रोल कंसीडरेशंस। कंट्रोल कंसीडरेशन होता है बच्चों कि क्या हमारे शेयर होल्डर्स अपना कंट्रोल बांटना चाहते हैं, क्योंकि नए शेयर इशू करेंगे तो फिर वो भी लोग मालिक बनेंगे, उनका भी कंट्रोल होगा। तो अगर आपके शेयर होल्डर्स को कंट्रोल बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो इक्विटी में जा सकते हो। अगर कंट्रोल बांटने में प्रॉब्लम है तो फिर आप डेट में जाओ। देन स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट यानी शेयर मार्केट। ध्यान रखना बच्चों, शेयर मार्केट अगर बूम पे है यानी कि मार्केट ऊपर है तभी इक्विटी में जाएंगे, क्योंकि जब मार्केट डिप्रेशन में होती है ना, डिप्रेशन का मतलब नीचे होती है, जब गिर रही होती है तो उस टाइम कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, फिर सब किस में जाते हैं, डेट में जाते हैं, डिवेंचर में जाते हैं। तो अगर मार्केट बूम पे है तो ही इक्विटी, अदरवाइज डेट। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन किसको बोलते हैं कि हम लोगों को जो प्रॉफिट होगा, हमने जहां भी पैसा इन्वेस्ट करा है, जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का कितना मैं सेव कर लूं फ्यूचर के लिए और कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दूं अपने शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड। तो इसमें क्या बोलते हैं, कितना रिटेन कर लें और कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसमें बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे सबसे पहले अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। सीधी सीधी बात है, देखो ज्यादा अर्निंग्स है तो ज्यादा डिविडेंड देगी कंपनी, कम अर्निंग्स है तो कम डिविडेंड देगी। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी पोजीशंस पे होती हैं, जिनकी अर्निंग स्टेबल होती है, बहुत ज्यादा उनकी अर्निंग ऊपर नीचे होती नहीं है, वो अब स्टेबिलिटी पे आ चुके हैं, तो फिर वो लोग हमेशा डिविडेंड अच्छा ही देते हैं। तो अगर स्टेबल अर्निंग्स है तो डिविडेंड दिया जाएगा, स्टेबल नहीं है तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं बच्चों जो अर्निंग थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे होती है ना तो अपने डिविडेंड को हिलाती नहीं है। वो डिविडेंड तभी बढ़ाएंगी अगर उनका पक्का अर्निंग पोटेंशियल बढ़ चुका है, बढ़ रही है, यानी ग्रोथ हो रही है कंपनी में, बढ़िया तरीके से दिख रहा है कि भाई आप बढ़िया पैसा कमा रहे हैं अब कई साल से, तो ही डिविडेंड बढ़ाएंगी। अदरवाइज वो डिविडेंड स्टेबल रखती हैं। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड है तो स्टेबल डिविडेंड मिलेगा, स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर प्रॉफिट के अनुसार मिलेगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो आज पैसा सेव कर लो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी में तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। तो अगर फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो पैसा सेव कर लो, डिविडेंड मत दो। कैश फ्लो पोजीशन। अच्छा कैश फ्लो है तो डिविडेंड देंगे, कैश फ्लो नहीं है तो डिविडेंड नहीं देंगे। शेयर होल्डर का प्रेफरेंस। मेरा शेयर होल्डर क्या चाहता है, अगर यंग शेयर होल्डर है वो बोलेगा डिविडेंड नहीं चाहिए, री इन्वेस्ट कर दो। अगर रिटायर्ड शेयर होल्डर है, अगर मिडिल क्लास शेयर होल्डर है तो बोलेगा डिविडेंड चाहिए, फिर डिविडेंड देना चाहिए। टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी में बेटा हम जो टैक्स डिविडेंड देने पे लगता है उसकी बात करते हैं। तो अगर डिविडेंड देने वाला टैक्स हाई है तो फिर ज्यादा डिविडेंड नहीं देगी कंपनी, क्योंकि टैक्स लग जाएगा। अगर वो टैक्स लो है तो फिर डिविडेंड दे देगी कंपनी। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन भी देखना है बच्चों। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो कंपनीज अच्छा डिविडेंड देती है स्टॉक मार्केट में उनकी इज्जत ज्यादा होती है। तो डिविडेंड देने से आपकी इमेज पे क्या इंपैक्ट आएगा उसको सोचते हुए ही डिविडेंड डिक्लेयर करना है। देन एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अगर आपके पास कैपिटल मार्केट में इजी एक्सेस है, आप आसानी से मार्केट में जाके पैसा रेज कर सकते हो, तो फिर आपको सेविंग करने की क्या जरूरत है, डिविडेंड दो ना यार। तो अगर इजी एक्सेस है तो डिविडेंड दो, एक्सेस नहीं है तो सेव करके रखो। लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है बच्चों लॉ का ध्यान रखना। हमें डिविडेंड देने से पहले सेबी के, कंपनीज एक्ट के जितने भी रेगुलेशंस हैं सारे फुलफिल करने हैं। जब वो फुलफिल हो जाएंगे बाद में ही हम डिविडेंड दे सकते हैं। ये लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। और कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जब हम किसी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए होते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किए बगैर हम डिविडेंड नहीं दे सकते। किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है, वो अपना इंडिविजुअल हमारे डायरेक्टर में एक डायरेक्टर बना देगा, तो पहले हमें उसी का पेमेंट देना होगा, तभी हम डिविडेंड दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। इसके बाद आता है बच्चों फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, जब आप एडवांस में फाइनेंस के बारे में सब कुछ प्लान करके रख लेते हो कि कल को क्या करेंगे, कहां लगाएंगे, कहां से पैसा लाएंगे। जब एडवांस में सब प्लान हो जाए इसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोल देते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास फंड्स अवेलेबल हो whenever required, to see that the funds are available whenever required, and to see that firm does not raise resources unnecessarily, firm unnecessarily पैसा रेज ना करे। इसके बाद बच्चों क्यों इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग, ताकि बिजनेस स्मूथली चलता रहे, बिजनेस में हमें कोई शॉक ना लगे, क्योंकि प्लानिंग में तो हम पहले से फ्यूचर के बारे में सोच लेते हैं। कोऑर्डिनेशन बना रहे सब फंक्शंस में, बिजनेस की एफिशिएंसी बेटर हो जाए और लिंक कर दें प्रेजेंट को फ्यूचर से। सर ये कैसे कैसे, भाई देखो सीधी सीधी सी बात है ना, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ता है। जब हम प्लानिंग करते हैं तो वेस्टेज कम से कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है हमारी। ये सब पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे बच्चों। इसके बाद वी हैव कैपिटल स्ट्रक्चर। सर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर एक वो कॉन्सेप्ट है बच्चों जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि मेरी टोटल कैपिटल में कितना डेट है
और कितना इक्विटी है। तो डेट अपॉन इक्विटी ये मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। डेट अपॉन इक्विटी 2:1 हो सकता है, इससे ज्यादा थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, तो 2:1 तक ठीक रहता है कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि आपकी इक्विटी का 2 गुना तक आप डेट रख सकते हो। अब कैसे डिसाइड करूं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो सेम बिल्कुल फाइनेंसिंग डिसीजन जैसे पॉइंट है, क्योंकि यहां भी तो ये देखते थे कि डेट में जाए या इक्विटी में जाए, बस ये फर्क है कि यहां पे आप डिसाइड कर रहे हो, यहां पे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हो, कैपिटल के बारे में सोच रहे हो, राइट। तो देखो सबसे पहले कैश फ्लो पोजीशन, अगर कैश फ्लो अच्छा है तो ही डेट की तरफ जाओ, नहीं तो डेट की तरफ मत जाओ। रिस्क कंसीडरेशन, आप कितना रिस्क ले सकते हो, डेट लेने से ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो ही डेट में जाओ, नहीं तो मत जाओ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों अर्निंग्स EBIT अपॉन इंटरेस्ट। EBIT का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। तो आप सोचो कि मेरा इंटरेस्ट है 1 लाख का और मेरी अर्निंग है 2 लाख की, तो 2 टाइम्स हुआ। सपोज ये 12 लाख की होती तो ये 12 टाइम्स हो जाता कि 1 लाख देना है, 12 लाख कमाता हूं, तो जितना हाई हो उतना सेफ है ना कंपनी के लिए, कि भाई इंटरेस्ट से इतना गुना ज्यादा कमाते हैं। तो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो हाई है तो ही डेट में जाना है, नहीं तो डेट में नहीं जाना। अब बच्चों इसी का बड़ा भाई है डेट सर्विस कवरेज रेशो। डेट सर्विस कवरेज रेशो में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हमें सिर्फ इंटरेस्ट तो पे बैक नहीं करना, इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है, तो हमने ऊपर प्रिंसिपल तो कंसीडर ही नहीं करा। तो डेट सर्विस कवरेज रेशो में यहां पे जो है इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल भी कवर हो जाता है, तो ये और इंपॉर्टेंट रेशो बन जाता है। तो ये भी जितना हाई होगा उतना अच्छा है, डेट तभी ले सकते हो, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी, डेट सर्विस कवरेज रेशो भी दोनों हाई होंगे तो ही डेट में जाना है, नहीं तो नहीं जाना। उसके बाद बच्चों कॉस्ट ऑफ डेट चेक करो कि अगर आप डेट ले रहे हो तो आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल रहा है। अगर आपको डेट सस्ता मिल रहा है तो ही डेट में जाओ, अदरवाइज डेट में मत जाओ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेक कर लो कि ओवरऑल इक्विटी में कितना खर्चा आ रहा है आपको इशू करने में, तो इक्विटी का भी चेक करो कितना कॉस्ट है, दोनों को कंपेयर कर लो, जिसमें कम है उसमें चले जाओ। फ्लोटेशन कॉस्ट बच्चों कॉस्ट ऑफ इशू, कई बार शेयर्स डिबेंचर्स इशू करने में ज्यादा खर्चा आता है तो हम बैंक लोन को भी कंसिडर कर सकते हैं एज अ गुड सोर्स। टैक्स रेट चेक करो बच्चों, देखो डेट जो है वो आपके टैक्स को सेव करता है। सर डेट टैक्स को सेव करता है कैसे, देखो डेट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, P&L के डेबिट में आता है, खर्चा बुक होता है तो प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम। तो अगर टैक्स रेट हाई है, अब टैक्स को तुमको बचाना है तो फिर गो फॉर डेट, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल में वही है कि अगर आपके शेयर होल्डर्स पूरा कंट्रोल मेंटेन करके रखना चाहते हैं गो फॉर डेट, उनको कंट्रोल बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गो फॉर इक्विटी। इसके बाद हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है बच्चों कि हमें कभी भी अपनी सारी की सारी बोरोइंग कैपेसिटी खत्म नहीं करनी चाहिए। अगर मेरी 2 करोड़ की बोरोइंग कैपेसिटी है तो मैं कभी भी पूरा 2 करोड़ बोरो ना करूं, हमेशा फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए। तो कंपनी मस्ट मेंटेन सम फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अनसर्टेन इवेंट्स इन द फ्यूचर। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब रूल्स और रेगुलेशंस, जितने भी सेबी के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कंपनीज एक्ट के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनके हिसाब से ही आप डेट या इक्विटी में जाने वाले हो। स्टॉक मार्केट कंडीशंस मैंने पीछे भी बताई थी कि अगर मार्केट बूम पे है तो शेयर इशू करो, मार्केट डिप्रेशन में है तो ही डेट पे जाओ। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, आप दूसरी कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर देख के अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड मत करो। हाँ आप एक आइडिया जरूर ले सकते हो, बट उसी को आप एक फाइनलाइज कैपिटल स्ट्रक्चर मत मानो। देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये वाला ROI वाला कॉन्सेप्ट बच्चों हमारे पास एक कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाता है हमें, जो कि है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये बोलता है बच्चों कि डेट एक अच्छा सोर्स है। मैंने आपको इसमें न्यूमेरिकल्स भी कराए हुए हैं, आप लोग GNG वाला वीडियो या फुल फ्लेजेड वीडियो देख सकते हो उसको रिवाइज करने के लिए। तो ROI का क्या मतलब है यहाँ पे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक कॉन्सेप्ट था जो क्या बोलता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये बोलता है कि भैया एक कंपनी के लिए डेट अच्छा है, लेकिन वो डेट तब तक फायदा देगा जब तक आपने जहां पे वो पैसा लगाया है, यानी भाई पैसा अगर मैंने डेट लिया, कर्जा लिया, तो कहीं ना कहीं तो लगाने के लिए लिया होगा ना, घर रखने के लिए थोड़ा ना लिया। तो जहां भी आपने वो इन्वेस्ट करा है वहां से आने वाला रिटर्न इट शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डेट। इसका मतलब सपोज मैंने 10% के हिसाब से लोन लिया है कि लोन पे 10% ब्याज देना है और मैं कमा रहा हूं 15%, तो ये अच्छा रहेगा, ये बढ़िया रहेगा, कर्जा ले सकता हूं। तो कर्जा तभी लेना है अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और यही कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता था, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्यों ये बोलता है, डेट लेने के काफी सारे फायदे हैं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका टैक्स डिडक्टेबल है। टैक्स डिडक्टेबल का मतलब उससे आपका टैक्स सेव होता है, और तभी फायदा देगा जब रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद बच्चों हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो हमारे बिजनेस में 2 प्रकार की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक होती है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल होती है जो आप बिजनेस के शुरू में बिल्कुल इनिशियल फेज में पैसा इन्वेस्ट करते हो और फिक्स एसेट्स पे लगाते हो, उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। तो सर फिक्स कैपिटल कम चाहिए ज्यादा चाहिए कैसे पता चलेगा, कुछ फैक्टर्स हैं बेटा। सबसे पहले क्या है, नेचर ऑफ द बिजनेस, आपका कैसा नेचर है, क्या आप मैन्युफैक्चरर हो या आप ट्रेडर हो। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी, मशीनें लगानी पड़ेंगी, तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा बेटा।
ठीक है। और अगर आप ट्रेडर हो जो बना बनाया खरीद के लाते हो, फिक्स कैपिटल कम चाहिए होगा। देन स्केल ऑफ ऑपरेशंस, किस स्केल पे करते हो, स्मॉल स्केल पे करते हो तो पैसा भी कम चाहिए, लार्ज स्केल पे करते हो तो पैसा भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। चॉइस ऑफ टेक्निक, आपकी जो प्रोडक्शन टेक्निक है वो लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है। अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो ज्यादा मशीन है, इसका मतलब ज्यादा फिक्स कैपिटल। लेबर इंटेंसिव है, कम मशीन है, कम फिक्स कैपिटल, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अगर आपका जो बिजनेस है उसमें टेक्नोलॉजी बार बार अपग्रेड होती है तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए होगा, सीधी सी बात है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर आप देख रहे हो कि बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, 1 से 2 ब्रांच, 2 से 4 ब्रांच, 1 से 2 मशीन, 2 से 4 मशीन, बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा बच्चों। ऐसे ही अगर आपका बिजनेस डाइवर्सिफाई हो रहा है, 1 से 2 प्रोडक्ट, 2 से 10 प्रोडक्ट, 10 से 50 प्रोडक्ट, तब भी आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स, अगर आपके पास बच्चों ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होने का मतलब है कि आपको कैश में नहीं लेना, रेंट पे मिल जाएगी मशीन या ईएमआईज पे मिल जाएगी मशीन, यानी आपके पास फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, तो फिर पूरा पैसा तो नहीं देना ना, तो आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए होगा बच्चों। इसी के साथ लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर आप कोलैबोरेट करके 2-4 लोग मिलके एसेट खरीद सकते हो तो फिक्स कैपिटल अकेले को लगाना नहीं पड़ेगा, कम चाहिए होगा बच्चों, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, डिसीजन ध्यान से लेना, क्योंकि ये आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे इंपैक्ट करता है, इधर भी पढ़ा था। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, रिस्क होते हैं और इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। ले लो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट, बहुत शानदार तरीके से पूरा ही चैप्टर वापस से याद आ गया होगा आप लोगों को, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब क्या आ रहा है हमारे पास, वर्किंग कैपिटल और उसके फैक्टर्स। बच्चों वर्किंग कैपिटल जो है ये 2 प्रकार का हो सकता है, एक होता है हमारे पास ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में आपको क्या करना है, सिंपल सम ऑफ ऑल द करंट एसेट्स, एंड देन वी हैव नेट वर्किंग कैपिटल, जिसमें हम करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कर देंगे बच्चों, तो सीए माइनस सीएल कर देंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, द सम ऑफ ऑल द करंट एसेट्स, ठीक हो गया बच्चों। अब देखो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो डे टू डे बिजनेस में खर्चा होगा, डे टू डे बिजनेस में जो खर्चा आएगा उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, वो कम चाहिए या ज्यादा चाहिए। तो देखो फिर से नेचर ऑफ द बिजनेस, आपका किस तरीके का बिजनेस है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो फिर से आपके पास ज्यादा मशीन है, ज्यादा लेबर चाहिए उनको चलाने के लिए, ज्यादा फ्यूल चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर को वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। वहीं आप एक ट्रेडर हो जो बना बनाया सामान लाते हो, तो मशीनें आपके पास है नहीं, तो आपको फ्यूल की लेबर की जरूरत नहीं है, आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए यार, ठीक है ना। इसको आप रिलेट करना किससे, ऑपरेटिंग साइकिल के साथ। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है बच्चों, ऑपरेटिंग साइकिल होता है एक बिजनेस में पैसा लगने से लेके पैसा वापस आने तक का समय, यानी कि मार्केट रिसर्च से लेके कैश तक, जब तक पैसा रिकवर नहीं हो रहा तब तक का टाइम पीरियड। तो अगर किसी भी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी है तो फिर वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा, अगर छोटी सी ऑपरेटिंग साइकिल है तो वर्किंग कैपिटल भी कम। स्केल ऑफ ऑपरेशन सिंपल है, लार्ज स्केल पे करोगे ज्यादा, स्मॉल स्केल पे करोगे कम। बिजनेस साइकिल क्या होता है बच्चों, बिजनेस साइकिल ये है हमारे पास, कभी कभी बिजनेस बूम पे होता है, फिर नीचे की तरफ आता है रिसेशन, फिर डिप्रेशन आ जाता है और फिर रिकवरी होती है। तो एग्जाम में आपको मेनली 2 फेजेस पे लिखना है कि अगर बिजनेस में है बूम, बिजनेस में क्या है, बूम है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो वहां पे डिमांड भी ज्यादा होती है बच्चों, हर चीज ज्यादा होती है, तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा। वहीं पे अगर बिजनेस डिप्रेशन में है तो कोई डिमांड ही नहीं है, सामान वामान बनेगा नहीं, वर्किंग कैपिटल कम, ठीक है। सीजनल फैक्टर्स, बेटा अगर आपका सीजनल प्रोडक्ट है, एक ही सीजन में बिकता है, तो अगले सीजन में आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। अगर आपका डेली बिकने वाला प्रोडक्ट है, सीजनल नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल कम। प्रोडक्शन साइकिल आ जाता है बेटा, फिर प्रोडक्शन साइकिल का मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है। अगर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, प्रोडक्शन साइकिल बड़ी है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, छोटे से स्टेप्स हैं तो वर्किंग कैपिटल कम। क्या आप उधार देते हो, क्रेडिट अलाउड, अगर आप उधार देते हो तो आपको अपना पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा। क्या आपको उधार मिलता है, अगर आपको उधार मिल जाता है बच्चों आसानी से, तो अपना पैसा लगाने की क्या जरूरत है, वर्किंग कैपिटल कम। उधार नहीं मिलता तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। आप कितने एफिशिएंट हो, आपके ऑपरेशंस कितने अच्छे से आप परफॉर्म करते हो, अगर आप बढ़िया एफिशिएंट हो तो फिर उस सिनेरियो में वेस्टेज कम होगा, वर्किंग कैपिटल कम। अगर आप एफिशिएंट नहीं हो तो वेस्टेज ज्यादा होगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है। अगर मेरे प्यारे बच्चे रॉ मटेरियल आपको आसानी से मिल जाता है, आपको स्टॉक वॉक करने की जरूरत नहीं है, कोई स्टॉक नहीं करना मेंटेन, तो फिर वर्किंग कैपिटल कम। आसानी से नहीं मिलता, एक ही बारी में खरीद के लाना पड़ता है, बल्क में खरीदना पड़ता है, स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आसान है, दोनों में सेम है, ग्रोथ है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। कंपटीशन है, अगर बच्चों अगर कंपटीशन है तो दुकान से माल खत्म नहीं हो सकता, माल भर के ही रखना पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर इधर उधर चला जाएगा। तो कंपटीशन है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, कंपटीशन नहीं है तो कम में भी काम चल जाएगा। महंगाई है अगर बेटा, हर चीज महंगी है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा, महंगाई नहीं है तो वर्किंग कैपिटल कम, सिंपल। लो जी जल्दी से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म।
मुझे उम्मीद है आपका रिवीजन ये भी बढ़िया हो गया होगा। अब इस चैप्टर में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, अभी इसकी केस स्टडीज भी कराऊंगा शाम को, मजा आ जाएगा। इसका रिवीजन अच्छे से लेना है ना, मतलब ये तो चलो हमारा एक ओवरऑल रिवीजन है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन इसकी डिटेल्ड वीडियो भी जरूर देख ही लेना बच्चों एक बार तो, ताकि अच्छे से इसका रिवीजन हो जाए। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं एक आखिरी चैप्टर के साथ। धन्यवाद।